वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाना आसान नहीं था, लेकिन संघर्ष, समर्पण और निरंतर काम की वजह से बीजेपी आज एक अच्छे मुकाम पर है। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। इस सफर के अनुभव को साझा करते हुए भाजपा नेता अशोक बजाज ने बताया कि कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयासरत है। भारत को समर्थ राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में की गई। पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जबकि वर्तमान में नितिन नवीन इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेकर चले। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन को मजबूत करने की यात्रा और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को लेकर नेशनल जगत विजन के वरिष्ठ रिपोर्टर इमरान खान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी अशोक बजाज से विशेष बातचीत की। इससे पहले हम बताते हैं उस वक्त संघर्ष का दौर कैसा था। अशोक बजाज बताते हैं कि वे वर्ष 1973 में जनसंघ से जुड़े और पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को धमकाया जाता था। उस समय सेकंड पीए कहे जाने वाले कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ कार्य करना बेहद कठिन था। अशोक बजाज ने और क्या कहा, देखिए। आज हमारे साथ में कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप से शुरुआत करें और आज प्रदेश के प्रभारी हैं, कार्यालय प्रभारी। आप ये बताइए कि बजाज जी, पहले तो राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। आपने राजनीति कब शुरू करी, उस समय का दौर और आज का दौर क्या है? मैंने जब से होश संभाला है राजनीति में हूँ, और होश संभालने के पहले भी जब बचपन में भी कुछ चुनाव गतिविधियाँ चलती थी तो उस समय हम लोग जो हमारे प्रचार करने के लिए जो लोग आते थे उनके साथ मिलना, बात करना, बिल्ले उल्ले लेके लगा लेना, ये काम स्कूलों के टाइम भी करते थे। लेकिन जब होश संभाले तब से सक्रिय रूप से राजनीति में हम हैं। 1973 में मुझे भारतीय जनसंघ की सदस्यता का बुक दिया गया था, 2 बुक, और उस समय मैं बहुत मुश्किल से 1 बुक भर पाया था और उसको मैंने जमा भी कर दिया था। और उसके बाद फिर जनसंघ में काम करते करते फिर जनता पार्टी बनी 1977 में। 77 में मैं माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जो रायपुर लोकसभा के उम्मीदवार थे उनका बूथ एजेंट था 77 चुनाव में। और उसी समय मुझे वो जो नाम बदल गया था पार्टी का, जनसंघ से जनता पार्टी बन गई थी, हलदर किसान चुनाव चिन्ह था। तो उस समय मुझे युवा जनता थी, उसमें दायित्व दिया गया था मुझे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस समय मुझे मंडल के, अपना मंडल मतलब ब्लॉक होता था उस समय,
मंडल का मुझे महामंत्री बनाया गया था और तब से लगातार मैं पार्टी में निरंतर सक्रिय हूँ। 1986 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। 1986 में जब जिला अध्यक्ष बना तो उस समय आज जो रायपुर जिला है वो बहुत विशाल जिला था। आज जो रायपुर संभाग है वो रायपुर जिले का हिस्सा था। उसमें धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, बलौदाबाजार जिला और कुछ हिस्सा जो अभी सारंगढ़ जिले में चला गया है वो भी सब रायपुर जिले में शामिल था। उस समय साधन की कमी रहती थी, कार्यकर्ताओं की कमी रहती थी। इसके बाद भी सतत दौड़ते रहे, जाते रहे, हर जगह गए, गांव गए, कई गांव में तो 5-5, 10-10 बार गए, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का काम करना बहुत मुश्किल काम था। बहुत वोटिंग भी होती थी, लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता था। साधन भी अपने पास थे नहीं, कभी कभी बसों में तो कभी स्कूटर में, कभी हीरो मैजेस्टिक में, कभी किराए की जीप या कार लेकर, इस तरह से हम लोग प्रवास करते थे। इतना बड़ा विशाल जिला जहाँ 24 ब्लॉक है और 20 विधानसभा क्षेत्र, इसका प्रवास करते करते आज हम इधर इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतने विशाल कार्यालय का एक जिम्मेदारी दी है। प्रदेश कार्यालय मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है। उस समय का जो दौर था, शुक्ल बंदूक की एक दादागिरी थी और उस समय झंडा उठाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय कैसे संघर्ष करे? और आपने जिस तरीके से कौशिक जी को जिताए थे आप लोगों ने, तो उस समय का दौर क्या था? देखिए, कौशिक जी को जब टिकट मिली लोकसभा की तो उनके नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 4-5 लोग गए थे और मैं, चूँकि मुझे राजनीति करने का शौक़ था तो मैं उनके काफिले में या बुलाने पर नहीं गया था मैं, लेकिन उस परिसर में था, कलेक्टर परिसर में हम अक्सर आते जाता रहता था मैं, कई ठो काम हम सक्रियता के कारण। तो वहाँ जब मैंने देखा कि कौशिक जी फार्म भरने आए तो मैं भी शामिल हो गया। उन्होंने फार्म दाखिल किया और फार्म दाखिल करके फिर बार रूम चले गए। वहाँ उन्होंने वकीलों की बैठक ली, अपील की उनको काम करने की। तो उस समय इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी में हालत ये थी कि कोई कार्यालय के लिए मकान देने को तैयार नहीं था। यहाँ रायपुर में तो कार्यालय खुल गया था कहीं पर, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालयों में कहीं कार्यालय के लिए कोई मकान नहीं देता था। मेरा एक पुराना मकान था अभनपुर में। आधी रात को लोग आए छुप के, बोले आपका मकान चाहिए। मैं बोला तो साफ सफरा नहीं है और उस मकान में अभी बैठने उठने लायक जगह नहीं है। तो बोला नहीं, कोई मकान दे नहीं रहा है और उस मकान में ही हमको कार्यालय खोलना पड़ेगा। तो मैं फिर दूसरे दिन अपने गांव से लेबर भेज के उसको साफ़ सफाई करा रहा था, कराने के लिए लेबर भेजा। तो लेबर जब काम कर रहे थे टीआई पहुंच गया। बोले क्या कर रहे हो, किसका मकान है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग, क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या खोल रहे हो? तो उन लोगों काम छोड़ के फिर मेरे पास आ गए। मैं गांव में रहता था। फिर दूसरे दिन मैं जाके स्वयं जाके खड़े होके उसको साफ़ करवाया, फिर कार्यालय योग्य उसको बनवाया, फिर उसके बाद कार्यालय खोला। इन्हें इतनी दहशत थी। और विद्याचरण शुक्ल जी तो नेक्स्ट पीएम थे इंदिरा जी के बाद, उन्हीं का दबदबा था। और छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से शुक्ल बंधुओं का वर्चस्व वाला इलाका ही है। तो यहाँ पर कोई आदमी जोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता था, बात करने से भी लोग कतराते थे। लेकिन हम लोगों के मेहनत को देखकर, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनने सब ने टीम भावना से काम किया, अच्छा काम किया। उसके बाद गांव-गांव में लोगों को लगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये किसान विरोधी है, किसानों से ले भी लेती है, किसानों का सिंचाई दर बढ़ाती है,
कि महंगाई लगातार बढ़ा रही है। तो उस समय ये सब लोगों को बार बार जब बताया गया तब लोग फिर अपनी तरफ जुड़े, और अपने तरफ जुड़ने का एक कारण ये भी था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व था जिसका नाम सुनते ही लोग जुड़ना चाहते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनते ही लोग जुड़ना चाहते थे और उनको हमेशा बहुत प्यार से उनका नाम लेते थे। उनका नाम का जिक्र हम लोग करते थे तो हम लोगों से लोग प्रसन्न होते थे। तो अटल जी का नाम भी काफ़ी था हम लोगों को इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा, मतलब उनका नाम लेने से काम बहुत आसान हो जाता था अटल जी का नाम लेने से। और उस समय तो हालत ये थी कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के तासीर वाला अंचल है। यहाँ जिस ढंग से माहौल है, अभी जब सरकार हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला चुनाव हुआ तो लोगों ने यहाँ पर अटल जी को आशीर्वाद के रूप में, है ना, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को दिया कि चूंकि उन्होंने राज्य बनाए हैं इसलिए एक बार हम उनको ये वोट देंगे। और उसके बाद फिर हमारी सरकार आने के बाद जिस ढंग से गरीबों के लिए काम हुआ, गरीब कल्याण के काम हुए, 1 रुपया किलो चावल दिया गया, पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ किया गया, सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ने की प्लानिंग हुई, गांव-गांव में निर्मला घाट, आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन खोले गए, भवन बनाए गए, तो लोगों में एक विश्वास जागा। और फिर उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की पैठ अब छत्तीसगढ़ में बन गई है। अब नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस के तासीर वाला अंचल है, ये जो राज्य है ये अब भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ क्षेत्र बन गया। एक चीज़ और बताइए कि आप काफ़ी अच्छा लिखते भी थे, यानी जिस तरीके से राजनीति में आप थे वैसे ही एक अच्छे लेखक भी थे। मैंने आपकी 2-3 खबर पढ़ा हूँ। आपने एक जापान जब जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक जिसके पैर कट गए थे, जो अभनपुर का रहने वाला था, उसकी एक दर्दनाक कहानी लिखा था। क्या थी वो कहानी? जब मैं राजनीति में पूर्णकालिक नहीं था तो उसके पहले मैं पत्रकारिता ही करता था, फुल टाइम पत्रकारिता करता था। अनेक अखबारों के लिए मैं लिखता था और कुछ विचार, कुछ टिप्पणियाँ मेरी उस समय धार्मिक जैसे अखबारों में, इंदौर के स्पुतनिक एक अखबार निकलता था उस समय, आजकल निकल रहा है नहीं मालूम मुझे, स्पुतनिक अखबार है, और भी कुछ अखबारों के नाम मुझे पत्रिकाओं के याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं युग धर्म, देशबंधु, नवभारत, इन अखबारों में जो रायपुर के लीड अखबार थे उस समय, उसमें सब में आर्टिकल के रूप में समाचार के संकलन की दृष्टि से काम लगातार करता रहा हूँ। और मैंने जब पत्रकारिता की शुरू की तो उस समय जो लोगों की जीवंत समस्या थी, वो मैं मूल समस्या, जीवंत नहीं कह सकते, मूल समस्या थी, लोगों का दर्द था। जैसे आप बता रहे हैं कि एक द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने अपने पैर गंवाए, वो बेचारे को कोई सहायता नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों को कहीं पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर गए हैं, उनको कोई सहारा नहीं मिलता था, उनके कोई रोजी रोटी का कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता था क्योंकि पत्थर खरीदी नहीं होती थी, उनका शोषण होता था। तो ठेकेदार लोग शोषण करते थे, सरकार के अधिकारी लोग शोषण करते थे। तो कुल मिलाकर इन सब समस्याओं को, जो समाज की मूल समस्या है, इनको उजागर करने का काम मैं किया। उस समय एक योजना चलती थी IRDP योजना में लोगों को काम देने का, रोजगार देने का एक योजना थी। और उस योजना में जिस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा था बैंक के लेवल पर, कि जैसे मान लो किसी को भैंस और गाय खरीदनी है तो कोई भी गाय खरीद लेते थे और बाजार के महंगी गाय का वो बिल लगा देते थे। इस प्रकार से हुआ है। किसानों ने खाद नहीं लिया, ऋण नहीं लिया,
लेकिन बैंक के लोग या सोसाइटी के लोग उसके नाम से ऋण चढ़ा लेते थे और अपना ऋण का पैसा गबन कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम लोग लगातार लिखते रहे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के बारे में भी लिखते रहे और जन जागरण के लिए जो भी हो सकता था करते रहे। समसामयिक विषयों पर मैं ब्लॉगिंग भी करता था। मेरा जो ब्लॉग का नाम है वो ग्राम चौपाल है। एक चीज़ और, जिस तरीके से आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे, एक ऐसा भी दौर था कि नजीब जंग नाम ही काफ़ी था, जो कलेक्टर थे जिनके नाम से पूरा शहर थर्राता था, उनसे आपने एक इंटरव्यू लिया था और उनकी जो सॉफ्ट स्टोरी है वो जनता के बीच में लाए थे। क्या था वो? दरअसल वो एक व्यंग था। नजीब जंग जी के बारे में ये बात कही जाती थी कि वो कोई वेतन नहीं लेते थे, वेतन में केवल 1 रुपया लेते थे, ऐसा कहा जाता था। तो उस पर मैंने एक होली अंक में व्यंग लिखा था और उस व्यंग लिखने के बाद मुझे हमारे उस समय एक संपादक थे बबन प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने जब 2-4 दिन बाद उनसे मिला तो बोले कि आपने नजीब जंग पर इंटरव्यू दिया था। हाँ, मैंने भेजा था। हाँ भेजा। तो बोले छपा है, उनका फ़ोन भी आया था। बोले बहुत खुश हुए थे, बोले पढ़कर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी बात मैंने उनके बारे में नहीं लिखी थी, लेकिन उनको उस समय व्यंग भी ये अच्छा लगा था। यानी नजीब जंग की बाद में मैं सोचा कि उनको, जब वो वहाँ के उपराज्यपाल थे दिल्ली के, तो मैं ये भेज दूँ क्या करके, लेकिन भेज नहीं पाया। मैं बोला चलो ठीक है। लेकिन उनको मालूम है कि रायपुर में जब वो थे तो काफ़ी चर्चित थे, काफ़ी दबदबा था उनका और लोग भयभीत रहते थे। उस समय तो कलेक्टर कहने से मतलब लोग क्या हम जाते, एसपी कलेक्टर से मिलना मतलब किसी मुख्यमंत्री और किसी बड़े वरिष्ठ मंत्री से मिल लिए, इस प्रकार की फीलिंग होती थी। तो क्योंकि राजधानी भोपाल में रहती थी तो रायपुर में कलेक्टर ही यहाँ के लिए सर्व होता था, तो उनसे मिल पाना ही बहुत मुश्किल काम था। तो उस समय मैं जब इंटरव्यू मेरा ये छपा तो संपादक जी बहुत प्रसन्न भी हुए कि चलो अच्छा किया आपने। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब 2000 छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, पहले का दौर तो शुक्ल बंधुओं की खतरनाक दौर था। उस समय कभी आप लोगों को परेशानियां होती थी क्या? कभी आप लोगों से रूबरू हुए शुक्ल बंधुओं से? कभी ऐसा हुआ कि आप लोग काम कर रहे थे तो आपको बाधा पहुंचाए उन लोगों ने? नहीं, सीधे तौर पे हमें तो बाधा नहीं पहुंचाए, मिलते थे तो सौजन्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती थी। लेकिन उम्र का भी बहुत डिफरेंस था ना, हमसे बहुत ज़्यादा उम्र के थे तो हम लोग दूरी रहते थे वैसे भी। लेकिन आमतौर पे कांग्रेस के खिलाफ जो भी रहता था गांव में या मोहल्ले में, उनको प्रताड़ित करना, जेल भेज देना या उनके लिए आदमी लगा देना ताकि उनको प्रताड़ित करें, इस प्रकार था। मैंने विपक्ष की राजनीति करना बहुत टेढ़ी के काम था। उस समय क्या है कि जो शुक्ल बंधुओं के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ जो भी कुछ बोले तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था और अनेक लोगों जो है प्रताड़ित होते थे, जेल भेज दिया जाता था। इमरजेंसी में हम लोगों ने काम किया। इमरजेंसी में मेरे परिवार के 3 लोगों का नाम था मिसा में बंद करने के लिए, लेकिन हमको फिर बाद में कहा गया कि नहीं ठीक है नहीं करेंगे, तीनों को नहीं किए। लेकिन हम अंडरग्राउंड भी नहीं हुए और हम खुलेआम राजनीति करते रहे। अखबार तो बंद कर दिया गया था, जिस अखबार के लिए मैं लिखता था युगधर्म, उस अखबार को बंद कर दिया था। लेकिन हम लोग इमरजेंसी के दरमियान भी पूरी तरह सक्रिय राजनीति में काम करते रहे, क्योंकि ग्राम स्तर पर हम राजनीति करते थे। तो ग्राम स्तर पर हमको कोई बाधा नहीं पहुंचा पाए। हालांकि निगरानी रहती थी ज़रूर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम, हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारे समर्थकों को प्रताड़ित करने का काम बहुत हुआ है। एक दौर ये भी आया था 2000 का, जब जोगी जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे। पहली बार राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में सुनने को मिली। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई उस समय का दौर। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन दोनों के बीच के ड्यूरिंग समय कैसा रहा आप लोगों को?
देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं अजीत जोगी जी के इस बात के लिए प्रशंसा भी करता हूं कि वो बहुत विद्वान आदमी थे, प्रशासनिक क्षमता उनमें थी, कलेक्टर भी थे यहाँ अपने रायपुर में, इंदौर में भी कलेक्टर थे। उन्होंने कलेक्टर रहते हुए मुझे उस समय चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया था, है ना। और पढ़े लिखे, और छत्तीसगढ़ में इतना पढ़े लिखे होना बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन इस बात की हम प्रशंसा करते थे और हमको ये उम्मीद थी कि इस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी गई है, नवोदित राज्य है, अच्छा काम होगा, भला होगा और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास के काम तेजी से होंगे। लेकिन जैसे ही बने, पता नहीं किस प्रकार के लोगों से घिर गए कि उनके बारे में जो हमारी धारणा थी वो एकदम बदल गई, क्योंकि उनका काम था इसको भी ख़त्म कर दूं, उसको भी ख़त्म कर दूं, भाजपा को भी ख़त्म कर दूं, भाजपा नेताओं को भी सब मैंने कोई उभरने ना दूं। जो लोग मिलने जाते थे उनको भी बोलते थे कि मैं तो भाजपा को ख़त्म कर चुका हूँ, तुम लोग कहाँ भाजपा में पड़े हो, आ जाओ मेरे पास, कांग्रेस में आ जाओ। इस तरह से लगातार वो टार्चर करते रहे और एक प्रकार से उनके अंदर एक क्रूरता आ गई थी। क्रूरता से याद आई कि 13 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे तो रातों रात भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए थे, जिसमें एक दादा भी थे। दादा बोले तो उस ज़माने के सबसे पावरफुल विधायकों में से थे। ग्रामीण तरुण दादा का एक मजबूत एरिया था, वो वहाँ चले गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था? सही मायने में जो हमारे तरुण दादा थे वो जन नेता थे, जनता की नब्ज को अच्छी तरह जानते थे, क्या करना है, कब क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, ये सब भली भांति जानते थे और लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहते थे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी जीता 98 में। लेकिन बाद में अजीत जोगी से किस प्रकार से संपर्क हुआ, क्या हुआ, कैसे कोई बातों में आ गए, झांसे में आ गए, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी टीम तैयार कर ली 12 लोगों की और सभी 12 विधायकों का वो उनके कांग्रेस में शामिल कर लिया उन्होंने। दल बदल कानून लागू नहीं हो पाया 12 लोगों का, संख्या पर्याप्त थी। एक 13वें नंबर पे जो विधायक थे चरण सिंह माझी, वृंदानवागढ़ के, उनको लाने के लिए भी यहाँ से गनमैन गए थे, 4 गनमैन उनको लेने और एक वरिष्ठ नेता लेने गए। और मुझे कहीं से जानकारी मिली कि उनको लेके आ रहे हैं, तो मैं फिर वो गरियाबंद के पास बेहद जंगलों के बीच में उनकी गाड़ी को रुकवाया और फिर उनको मैं अपनी गाड़ी में बैठाकर फिर मैं अपने साथ ले आया। तो वो 13वां नंबर वो थे जो उनका शामिल नहीं हो पाए मेरे कारण। बाद में दोस्त देते रहे मेरे को, लेकिन मैंने पार्टी जो निर्देश था उस निर्देश का पालन करते हुए उसको कांग्रेस में शामिल होने से रोका था। तो अजीत जोगी जी, जिनके बारे में हम लोग ये धारणा थी कि बड़े अच्छे हैं और विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS भी है, IPS भी है और अनेक प्रकार की उनके पास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का लाभ जितना छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया और उनके अंदर जो क्रूरता आई और जिस पर दमनकारी नीति उन्होंने चलाने का प्रयास किया, हो सकता है ऊपर उनके केंद्रीय हाईकमान का ऐसा निर्देश रहा हो तो उस निर्देश का उन्होंने पालन किया कि क्या किया, लेकिन वो अपनी अच्छी छवि नहीं बना पाए, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस हार गई पहला चुनाव, तो डॉक्टर रमन सिंह बने। तो डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी में दोनों में बहुत उत्तर दक्षिण जैसी स्थिति। एक तरफ वो बहुत क्रूर चेहरा था, एक तरफ सीधा साधा सरल व्यवहार करने वाले व्यक्ति के रूप में माननीय रमन सिंह जी की पहचान बनी और इन्होंने फिर अपनी अच्छी टीम बनाई थी। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रमन ने, उन्होंने विकास काम को प्राथमिकता दी
छत्तीसगढ़ को अकाल मुक्त कर देना, पलायन मुक्त कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती थी, 2 बार चूल्हा नहीं जल पाता था। लेकिन वो चावल योजना बनी, उसका लाभ ये हुआ कि कई बार ये स्थिति ये आ गई, किसान लोग कहने लगे भैया हमारे घर में चावल नहीं है और गरीब के घर में चावल है। ये 15 साल से तो बहुत अच्छा साफ सुथरा गुजरा, फिर अचानक आए भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा और ऐसा क्या हुआ कि सरकार फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी की आई? 2018 में सरकार तो जानी नहीं थी, इत्तेफाक से कांग्रेस की सरकार बन गई और भारी बहुमत से बन गई। इन्होंने जिस ढंग से नैरेटिव तैयार किया गलत, भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया कि ये लोग शराब बेच रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया। जनता को लगा कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत कुछ तो दे दिया है, एक बार इनसे ले लिया जाए, ऐसा सोच के गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत उम्मीद से लोगों ने कांग्रेस को जिताया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनको लगा कि हम लोग बहुत धोखा खा गए। तो आप देखिएगा फिर जब चुनाव हुआ 2023 में तो कांग्रेस सरकार उखड़ गई, एक ही कार्यकाल में उखड़ गई, उनके कई मंत्री चुनाव हार गए। कुल मिला के कांग्रेस का अब वो ज़्यादा विश्वास नहीं है। वो तो एक प्रकार से मैं बताया ना, कुछ कारणों से उनको एक बार टेस्ट किया गया, अब दोबारा कोई जनता टेस्ट करने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अभी विष्णुदेव साय जी लगातार सुशासन के साथ विकास कर रहे हैं, मोदी की गारंटी को लागू कर रहे हैं, जिस प्रकार से गरीब कल्याण का काम हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि अब दोबारा कांग्रेस आएगी, एक स्वप्न है कांग्रेस के अंदर। एक बड़ी चीज़ सामने आई है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, वो काफ़ी करीब आ गया समय। अब 2026 लग चुका है और 2026 मार्च 31 मार्च तक इसको विधिवत रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। अनेक नक्सली जो हैं मारे गए, बहुत सारे नक्सलियों ने फिर से मुख्य धारा में जुड़कर अपने काम धंधे में लग गए, अपने घर परिवार के लोगों की सेवा सत्कार में लग गए, आत्मसमर्पण करके अब वो फिर से आम आदमी की ज़िंदगी जीने का काम जीने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार कर रही है। माननीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया था कि हम नक्सल मुक्त करेंगे, वो अब दिखना, वो स्वरूप दिख रहा है। अब पूरा लगभग ऐसा लगता है कि नक्सल मुक्त हो चुका है, या नक्सलियों के जो गतिविधियां हैं वो ख़त्म हो गई। और जो नक्सली जो भय पैदा करते थे, जिनको देखकर लोग डरते थे, कांपते थे, वो लोग मोहल्ले में बैठ कर लोगों से आम चर्चा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, विशेषकर बस्तर जब नक्सल मुक्त हो जाएगा तो बस्तर में जो विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं के का 100% काम हो पाएगा और बस्तर के लोग भी मुख्य धारा से जोड़ के चले, ये स्थिति निर्मित हो जाएगी। बस्तर के लोगों को भी जीने का अधिकार है। इस नए संचार क्रांति के युग में, नई टेक्नोलॉजी के युग में, या AI जैसे आ गए, तो बस्तर क्यों पिछड़ा रहे? बस्तर के लोगों को भी पढ़ने लिखने का, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने का, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का और बेहतर तरीके से जीने का अधिकार है, और वो विष्णुदेव सरकार कर रही है।
एक चीज और देखा गया है कि जिस तरीके से 2018 के बाद एक जब कांग्रेस की सरकार थी, नितिन नवीन जी आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत हर ब्लॉक में, हर शहर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करा और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आपने भी उनके साथ में काम किया होगा, कैसा अनुभव था? उस समय पूरे देश को लग रहा था, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश को लग रहा था कि भूपेश बघेल वो गोबर खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर अच्छे उनके काम दिख रहे हैं, ऐसा लोगों को भ्रम था पूरे देश भर में। हम लोग जब जाते थे दूसरे प्रदेशों में तो अब कहते थे भैया ये आपको भ्रम है, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमको पता है कि इन लोगों ने किस ढंग से ठगने का काम किया है। तो उस समय हाईकमान को भी लगता था कि अब कैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का क्या होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ ना, मेरे किसी ने बताया नहीं है। तो लगा तो उस समय उन्होंने फिर डी पुरंदेश्वरी जी को प्रभारी के रूप में और सह प्रभारी के रूप में श्री नितिन नवीन जी को यहाँ पर भेजा। और उसके बाद देखा हमने कि दोनों ने मिलकर कई सालों तक, फिर उसके बाद फिर अकेले नितिन नवीन जी बैठने नहीं देते थे, रोज कार्यक्रम आज कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है तो कल के भी कार्यक्रम की योजना पहले तैयार होती थी, कल कहाँ बैठक लेना है, कल किस क्षेत्र में जाना है, इसकी योजना पहले से बन जाती थी। तो बिना थके बिना रुके उन्होंने काम किया और चुनाव के बाद तो वो प्रभारी भी बन गए, प्रभारी के रूप में भी लगातार काम करते रहे। अभी विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, इस बीच में भी एक दो बार आ गए, चुनाव खुद भी लड़ना था उनको, तब भी हालांकि उसमें चुनाव नामांकन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ महत्वपूर्ण काम छोड़ कर यहाँ आना मैंने बहुत बड़ी बात थी। अब जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे और अचानक मैंने उनका कार्यक्रम चेंज हुआ, उनको आना था रेगुलर फ्लाइट से लेकिन स्टेट फ्लाइट से आए और स्टेट प्लेन से आए और स्पेशल केवल एक मीटिंग के लिए आए, मीटिंग लिए, मीटिंग ख़त्म हुई, वहीं से वो फिर वापस सीधे एयरपोर्ट चले गए। यानी इतनी कर्मठता थी कि एक बार उनके बच्चे का जन्मदिन था तो बता रहे थे कि मुझे बच्चे का फ़ोन आया था कि बर्थडे है आप आ जाओ। तो यहाँ लेकिन काम पार्टी का काम ही सबसे बड़ा काम है, पार्टी काम ही देश का काम है, ये मानकर वो लगातार काम करते रहे, जूझते रहे और हम जैसे लोगों की सक्रियता बनी रहे, इसका उन्होंने भरसक प्रयास किया, सबको बराबर जिम्मेदारी दी, सबको यथायोग्य काम दिया। मुझे चुनाव के समय प्रवासी कार्यकर्ताओं के टोली का प्रमुख बनाया गया था, प्रवासी प्रभारी। तो जितने भी लोग अन्य प्रदेशों से यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए आते थे, उनकी व्यवस्था करना, उनको लाइन अप करना, कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, किसके साथ इनको मिलना है, ये सारी व्यवस्था की जवाबदारी मेरे पास थी, उन्होंने दिया था। और उनके आने वाले लोगों में उनके परिचित जो ज़्यादा थे, उनके परिचित लोग ज़्यादा थे और सबको मैनेज किया गया। बाद में उन्होंने फिर बताया कि नहीं बहुत अच्छे, सब लोग खुश हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो उन्होंने जो व्यूह रचना की, एक एक विधानसभा की जो व्यूह रचना की, उसका प्रतिफल हुआ कि हम पहले 3 बार सरकार बनाए लेकिन 51 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, इस बार 54 सीट। तो लोगों को ये भ्रम था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती, और आ गए 54 सीट। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आज फिर से पुनर्स्थापित करने में, छत्तीसगढ़ में सरकार को पुनर्स्थापित करने में माननीय नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए स्वयं भी वो लगातार इसी व्यूह रचना में
स्वयं भी जीतते आ रहे हैं और उनको इसीलिए मंत्री भी बनाया गया वहाँ। बाद में अब वो हमारे नेतृत्व करता है, हमारे सबके बॉस हैं। तो अब वो पूरे देश को उनके कमान दी गई है और एक युवा नेतृत्व जब देश में आया है तो अब युवकों को एक बार फिर से माने राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग सक्रिय नहीं है उनको भी ला के सक्रिय करने का अवसर मिलेगा। अब युवा वर्ग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, एक नई विचारधारा माने नए नेतृत्व के साथ काम करने का हमको मौका मिलेगा। अब मैं तो अटल जी के नेतृत्व में जो अध्यक्ष थे, आडवाणी जी थे, राजनाथ जी थे, नितिन गडकरी जी थे, तब भी मैं जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। अब ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं माननीय नितिन नवीन जी, तब मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री के रूप में हूँ और इस नाते उनसे लगातार संपर्क होते रहते। यानी आप गोविंद सरन जी के साथ में काम करें और नितिन नवीन जी के साथ तक, यानी पूरा जब से शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की तब से लेकर अब तक के आप लगातार सक्रिय हैं। हाँ, मैं तो 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लगातार सक्रिय हूँ और जिला स्तर पर 1986 में जब मेरे को पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया, उस समय से मैं लगातार। तो उस समय के दौर और आज के दौर में क्या अंतर है? बड़ा कठिन सवाल है। उस समय क्या था कि हम जो कार्यकर्ता थे जितने भी, उनमें बहुत परस्पर सहयोग की भावना थी, परस्पर प्रेम था, सामंजस्य था, सद्भावना थी, संवाद था। अब क्या है कि अब धीरे धीरे ये कल्चर जो है हर पार्टी में पहले जैसा वो नहीं रहा मामला। अब कई प्रकार जो लोग हैं पार्टी में, लोग आज जुड़ते हैं, आज पार्टी में शामिल हुए, दूसरे दिन ऑफिस की अपेक्षा ये हो जाती है कि मैं कुछ बन जाऊं। उस समय कुछ बनने की कल्पना ही नहीं थी, केवल देश को बचाना है, देश को पंडित दीनदयाल के विचारधारा के अनुरूप बनाना है, अंत्योदय हमको लागू करना है, गांव का विकास हो, गांव में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, गरीबी उन्मूलन हो। ये सब सोच के हम लोग सब काम करते थे। कोई पद मिलेगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, कोई निगम आयोग बन जाएगा, ऐसा नहीं था। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी असमंजस थी ना। अच्छा, एक चीज़ और है सर, मोदी जी के साथ में काम करें आपने? हाँ, मोदी जी जब यहाँ प्रदेश से प्रभारी थे तब मध्य प्रदेश था, अपना मध्य प्रदेश था और उस समय मैं जिलाध्यक्ष था। हाँ, तो एक जिलाध्यक्ष और प्रभारी का जो संबंध है वो भी मुख्यालय जिलाध्यक्ष का संबंध तो उतना ही है जितना था वैसे ही थे। और उस समय उन लोगों उनसे बात करने का, चर्चा करने का अक्सर अवसर मिलता था। और मुझे मैं इस बात का गर्व है कि आज जब भी मिलेंगे तो मेरे को मैंने नाम लेके ही बुलाएंगे। हाँ, यहाँ तो यहाँ की बात है, मैं मुंगेर में था, एक उनके कार्यक्रम का प्रभारी था मैं, मुंगेर बिहार में। वहाँ चुनाव चल रहे थे तो उस समय मैं गया था, उनका कार्यक्रम बना। तो वहाँ जब मैं स्वागत की लाइन में खड़ा हुआ तब भी वो मुझे पहचान लिए और नाम लेकर उन्होंने बुलाया। तो आसपास जो खड़े रहते उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत करीबी है, लेकिन मोदी जी की स्मरण शक्ति बहुत तेज। और दूसरी बात यह है कि वो कौन पसीना बहाता है इसको पहचानते हैं। चेहरा देख के जान जाएंगे कि ये किस नेचर का आदमी है, कितना उपयोगी है, ये वो अंदाज लगा लेते थे। उनके साथ बाद में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी जब भी दौरे में आए तब भी अपन मिलते रहे हैं और कार्यक्रम में भी साझा करते रहे। चुनाव प्रचार में आए थे वो,
2008 के चुनाव प्रचार में भी आए थे, राज्योत्सव में भी आए थे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से माननीय नड्डा जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, गडकरी जी का और जितने राष्ट्रीय नेता हैं, राजनाथ जी सब लेकर, सबका अच्छा संबंध रहा है। और हमें इस बात का भी कभी कभी गर्व होता है, हमेशा गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ से जो नेता जुड़े वो ऊंचे ओहदे पर पहुँचे हैं, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे नितिन जी हो, चाहे इसके पहले कुशाभाऊ ठाकरे जी हम लोग नेतृत्व करते, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, है ना। तो बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का हम लोग को अवसर मिला है। और हम चाहते हैं कि हम नई पीढ़ी जो आ रही है, जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि आज क्या फ़र्क है, तो फ़र्क वही दिखता है कि आज आदमी जल्दी इंतज़ार नहीं कर रहा है किसी काम के लिए, काम करके अपनी पहचान बना के कुछ बनूं। और हम लोग हमेशा युवकों को ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि लोग आपको ढूंढने कहाँ हो, आपको ये काम करना है। जी, यही हम लोग चाहते हैं। ये थे अशोक बजाज जी, जिन्होंने 1973 से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था, उस समय से ये काम कर रहे हैं और आज तक के वो एक कार्यकर्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। वो कभी पद की लालसा नहीं करे, काम को ही इन्होंने प्राथमिकता दिया और आज इस मुकाम में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल इसी के साथ खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।